नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को पेपर फर्स्ट के हुमायूं के अफगानों के साथ क्या संबंध रहे हैं, इस पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत से अफगान सैनिक जो थे, सरदार जो थे, उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी और यह वंश अभी हाल ही में तख्त से उतारा गया था। जब सुल्तान महमूद लोदी बिहार पहुंचा तो उपद्रव के लिए उसे सब सामग्री तैयार मिली थी। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि हुमायूं को उत्तराधिकार में हिंदुस्तान का केवल 8वां ही भाग मिला था, लेकिन इस भाग में भी उसके विरोधी जो थे विद्रोह किया करते थे। हुमायूं के कौन कौन से विद्रोही थे, उसमें सबसे पहला नाम लिया जा सकता है महमूद लोदी का। यह इब्राहिम का भाई था। बाबर ने इसे खदेड़ दिया था, परंतु उसका पूरा दमन नहीं हुआ था। बीबन और बायजीद जैसे बड़े अफगान सरदार इसका साथ देते थे और ये अपने खोए हुए प्रदेश को पुनः प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे। बंगाल के बादशाह का विवाह भी महमूद लोदी की बहन से होने के कारण वह भी इसकी सहायता किया करता था। दूसरा नाम हम ले सकते हैं शेर खां सूर का। अफगान दल में यह सबसे अधिक योग्य और महत्वाकांक्षी माना जाता था। बाबर के अंतिम दिनों में वह विरोधियों के साथ हो गया था, क्योंकि वह मुगलों के साथ बड़ी ही घृणा करता था। इसलिए अपना काम बनाने के लिए वह किसी भी सिद्धांत को अपनाने के लिए तैयार रहता था। तीसरा नाम लिया जा सकता है आलम खां का। यह इब्राहिम का चाचा था और यह उन लोगों में से जिन्होंने बाबर को हिंदुस्तान में बुलाया था और पानीपत में यह अपने भतीजे के विरुद्ध लड़ा था। फिर यह बादशाह की नज़रों में गिरने के कारण बदखशां के किले में कैद कर लिया गया था। कैद से भाग निकलने के बाद उसने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के पास जाकर शरण ली थी। बहादुर शाह ने हुमायूं के साथ युद्ध करने की कोई घोषणा तो नहीं की थी, परंतु वह आलम खां को उदारता के साथ रुपए की मदद करता रहता था। शेर खां के साथ संघर्ष, चुनार का पहला घेरा और संधि 1532 ईस्वी। इसमें हमें पता लगता है कि सन 1531 ईस्वी के अंत में शेर खां ने दक्षिण बिहार पर अधिकार कर लिया था और बनारस के पास चुनार का किला भी जीत लिया था। इसी वर्ष बहादुर शाह पर चढ़ाई करने से पूर्व, किंतु महमूद लोदी को हराने के बाद हुमायूं का शेर खां के साथ पहली बार मुकाबला हुआ था। अब्बास खान ने अपनी पुस्तक तारीख शेरशाही में इस घटना का इस तरह से वर्णन किया है कि हुमायूं ने महमूद का दमन और विरोधियों का वध करने के बाद चुनार को लेने के लिए हिंदू बेग को शेर खां के पास भेजा था, परंतु शेर खां ने चुनार नहीं दिया। तब हुमायूं की सेना ने चुनार के दुर्ग को घेर लिया था, लेकिन शेर खां जानता था कि बादशाह वहां अधिक समय तक नहीं ठहर सकता, क्योंकि बहादुर शाह ने मांडू को ले लिया था और वह दिल्ली जीतने की सोच रहा था। ऐसी स्थिति में हुमायूं राजधानी से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता था। इसलिए शेर खां ने अपना एक दूत हुमायूं के पास भेजकर यह कहलवाया कि मैं तो आपका दास हूँ, चुनार का किला आपको किसी को तो देना ही पड़ेगा, तो फिर मुझे ही दे दीजिए। इसके बदले में मैं अपना जो पुत्र है, लड़का है कुतुब खां, उसको अपने आपके पास जामीन के तौर पर रख दूंगा। हुमायूं ने शेर खां के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और स्वयं आगरा के लिए रवाना हो गया और बहादुर शाह के विद्रोह को दबाने में लग गया था। कर्मचारियों द्वारा हुमायूं को धोखा और शेर खां का उत्कर्ष किस तरह से हुआ। हुमायूं के गुजरात अभियान का शेर खां ने लाभ उठाकर अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी और अपने सभी विरोधियों जो कि बिहार में थे उनको मार डाला था। जब हुमायूं गुजरात से वापस आया तो खाने खाना यूसुफ खेल ने हुमायूं से ये कहा था कि शेर खां की उपेक्षा करना बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। उसका झुकाव विद्रोह की ओर है और उसके पास अफगान भी एकत्र हो रहे हैं। लेकिन हुमायूं को शेर खां की इस समय बढ़ी हुई शक्ति का एहसास नहीं था। उसे अपनी विस्तृत सेना पर विश्वास और अपनी हुकूमत पर कहते हैं घमंड था। शेर खां की परवाह न करते हुए हुमायूं बरसात में आगरा में ही पड़ा रहा। फिर हिंदू बेग को जौनपुर में शेर खां की पूरी और सही रिपोर्ट देने के लिए भेजा था। जब शेर खां ने सुना कि हुमायूं बिहार पर चढ़ाई करने वाला है, तब उसने हिंदू बेग को बहुमूल्य भेंटें भेजकर उसकी सद्भावना प्राप्त कर ली। यहाँ हम कह सकते हैं कि हिंदू बेग का जो व्यवहार रहा है हुमायूं के प्रति वो सही नहीं था, यानी कि वो इस समय ईमानदार नहीं रहा। उसने हिंदू बेग को लिखा कि आप बहादुर शाह को
आप बादशाह को मेरी स्वामी भक्ति के विषय में लिखें और समझाएं कि मैंने बादशाह के साम्राज्य पर कोई भी दावा नहीं किया और मैंने जो वचन दिया है उससे मैं नहीं डिगा, इसलिए हुमायूं जो है वो बिहार की तरफ कूच ना करे। हिंदू बेग ने अपने दूत द्वारा शेर खां को यह कहलवा दिया कि जब तक मैं जीवित हूं आप चिंता न करें, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। हिंदू बेग ने बादशाह को शेर खां की स्वामी भक्ति का हवाला देते हुए लिख दिया कि वह आपके नाम के सिक्के डलवाता है, खुतबा पढ़ता है। हिंदू बेग का पत्र जैसे ही बादशाह हुमायूं को मिला उसने चढ़ाई स्थगित कर दी। यह कार्य कहते हैं हिंदू बेग का बादशाह के पक्ष में नहीं था। डॉक्टर हरिशंकर जी का भी मत है कि हिंदू बेग की रिपोर्ट को स्वीकार करना हुमायूं की भूल थी, क्योंकि शेर खां ने कई ऐसे कार्य किए थे जिससे उसकी नीति स्पष्ट हो गई थी। मालवा अभियान के समय कुतुब खां अपनी सेना सहित भाग लिया था और इस तरह हुमायूं का असफल गुजरात अभियान शेर खां के उत्कर्ष के लिए एक वरदान बन गया था। चुनार का दूसरा घेरा हुआ, हुमायूं की विजय हुई 1537 ईस्वी में। कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि हिंदू के आश्वासन से शेर खां को विश्वास हो गया था कि कम से कम कुछ महीनों तक तो सम्राट उस पर आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए उसने जलाल खां और दूसरे सरदारों को बंगाल और गौड़ विजय के लिए रवाना कर दिया था। शेर खां ने कर न देने का आरोप लगाकर बंगाल पर हमला किया। महमूद ने भागकर गौड़ के दुर्ग में शरण ली। कहते हैं अफगानों ने किले को घेर लिया था। जब हुमायूं को शेर खां के बंगाल अभियान की सूचना मिली तब 1537 ईस्वी में वह बंगाल और बिहार के लिए रवाना हुआ। चुनार पहुंचने पर हुमायूं ने अपने सरदारों से परामर्श लिया कि पहले चुनार को जीता जाए या गौड़ को। तो जो उसका अमीर था दिलावर खां, उसने हुमायूं को पहले गौड़ का मोर्चा संभालने को कहा था, क्योंकि इस समय अफगान गौड़ के किले को घेरे हुए थे। लेकिन नवयुवकों की सलाह थी कि पहले चुनार को जीता जाए। चूंकि हुमायूं नवयुवक था इसलिए उसने नवयुवकों की सलाह मानकर चुनार पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। चुनार पर जैसे ही हुमायूं का अधिकार हुआ, शेर खां ने गौड़ पर अधिकार कर लिया। चुनार के दूसरे घेरे के दौरान शेर खां द्वारा रोहतास दुर्ग पर अधिकार। कहते हैं हुमायूं के चुनार के घेरे के दौरान शेर खां ने गौड़ के किले के घेरे को और अधिक कठोर बनाया था। इस दौरान शेर खां ने यह अनुभव किया था कि गौड़ और भरकुंडा के दुर्ग की अपेक्षा रोहतास का जो दुर्ग है वो अधिक सुरक्षित है। उसने रोहतास दुर्ग में अपने मित्र चूड़ामणि, जो कि राजा का मंत्री था, से अपने राजा को मनोमन सोना रिश्वत देकर अफगान परिवारों को दुर्ग में प्रवेश की अनुमति दिला दी थी। शेर खां ने मौके का फायदा उठाकर अफगान सैनिकों को डोलियों में छुपाकर दुर्ग में प्रवेश करा दिया। शक्ति के बल पर दुर्ग को अपने कब्जे में किया। उसे यहाँ बहुत कहते हैं तादाद में खजाना मिला और कहा, शेर खां के मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि चुनार का किला गौड़ के किले की तुलना में कुछ भी नहीं है और गौड़ के किले को जीतने पर मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी रोहतास को जीतने में हुई है। हुमायूं द्वारा बनारस विजय और शेर खां से विफल संधि वार्ता। चुनार का दुर्ग जीतने के बाद हुमायूं ने बनारस पर अधिकार कर लिया, किंतु उसके बाद वह मनेर भी पहुंचा। कोई भी सैनिक कार्यवाही यानी कि आगे की कार्यवाही करने से पूर्व उसने उचित समझकर शेर खां से संधि की बात चलाई। तो उस संधि की शर्तें हुमायूं के द्वारा क्या रखी गई कि शेर खां मुगल सम्राट की सेवा में उपस्थित होगा, बंगाल के शासक से प्राप्त राजसी छत्र और अन्य राजसी चिन्हों को वह मुगल सम्राट को समर्पित कर देगा, बंगाल और रोहतास पर अपना अधिकार त्याग देगा और चुनार, जौनपुर का प्रांत और अन्य जागीर जो कि शेर खां को पसंद है उसे दे दी जाएगी। शेर खां द्वारा इन शर्तों को मानने का अर्थ था मुगलों के आगे समर्पण कर देना। दूसरी ओर शेर खां यह भी जानता था कि अगर उसने इस संधि की शर्तों को ठुकरा दिया तो मुगलों से भीषण युद्ध होगा, जिसके लिए वह अभी तैयार नहीं था। उसने कूटनीति का प्रयोग करते हुए उस प्रस्ताव के विरुद्ध दूसरा प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने क्या लिखा कि उसने जो है बंगाल को वर्षों के परिश्रम से तलवार के बल पर जीता है और बहुत से व्यक्तियों की बलि दी है, फिर भी बंगाल से प्राप्त राजत्व के सभी चिन्ह मुगल सम्राट के पास वह भेज देगा, किंतु जो बंगाल है वो शेर खां के पास ही रहेगा और उसके बदले में शेर खां प्रति वर्ष 10 लाख रुपए बंगाल से सम्राट को भेजेगा। शेर खां बिहार मुगलों को समर्पित कर देगा और मुगल सम्राट अपनी सेना सहित आगरा लौट जाएगा।
मुगल सम्राट ने शर्तें स्वीकार कर ली, परंतु उसी समय हुमायूं को गौड़ के पतन की सूचना मिली और वह बंगाल के शासक महमूद द्वारा प्रार्थना करने पर उसकी सहायता के लिए तैयार हो गया और संधि की शर्तों को उसने तोड़ दिया। कहते हैं हुमायूं को पहले तो संधि की बात चलानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि चुनार का जो दुर्ग है वो तो वह जीत चुका था और आगे बढ़कर शेर खां पर वह हमला कर सकता था। यदि उसने यह भूल कर ही दी तो संधि की शर्तों को तोड़ना उसके लिए उचित नहीं था। इससे क्या हुआ, अफगानों के मन में यह बात जम गई कि मुगल सम्राट की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हुमायूं का बंगाल अभियान और गौड़ विजय। संधि वार्ता की विफलता के बाद हुमायूं मनेर से बंगाल की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान महमूद ने हुमायूं को कहा कि आप वर्षा ऋतु के समाप्त होने का इंतजार न करें, आप शेर खां पर चढ़ाई करें ताकि जो अफगान हैं अपनी स्थिति को सुदृढ़ न कर सकें। मैं आपके साथ रहूंगा। अफगानों की चाल यह थी कि जब तक गौड़ के कोष को सुरक्षित रूप से रोहतास न पहुंचा दिया जाए तब तक हुमायूं को वहां पहुंचने से रोका जाए। हुमायूं जो है वो तेलियागढ़ी में इंतजार करता रहा। छुटपुट आक्रमण के बाद 1538 में अफगानों ने मुगलों पर अचानक ही आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। इसी बीच शेर खां ने गौड़ का कोष जो है वो रोहतासगढ़ में पहुंचा दिया था। अब हुमायूं जब 15 अगस्त 1538 को गौड़ पहुंचा तो वहाँ उसे लाशों के ढेर मिले थे। शेर खां ने गौड़ के दुर्ग में शराब और अफीम और अन्य नशीली वस्तुएं भारी मात्रा में रखवा दी थी, ताकि हुमायूं पहुंचते ही सुरासुंदरी के नशे में मस्त होकर अपना जो सैनिक कर्तव्य है उसे भुला बैठे। और शेर खां की आशा के अनुरूप हुमायूं ने वो ही काम किया कि कहते हैं वह रंगरलियों में इतना डूब गया कि उसने कई दिनों तक सूर्य के दर्शन भी नहीं किए थे। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी और हुमायूं की पराजय। कहते हैं अपनी फौज को 2 भागों में बांटकर हुमायूं ने पहले भाग का नेतृत्व अस्करी को संभाला और आगे बढ़ने की आज्ञा दी, और दूसरा भाग उसका नेतृत्व उसने स्वयं किया जो उसके थोड़ा सा पहले दल के पीछे पीछे चला। हुमायूं की सेना जैसे ही कर्मनासा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान पर पहुंची तो उसे समाचार मिला कि शेर खां भी पास में ही आ पहुंचा है। कासिम हुसैन और अन्य अमीरों ने हुमायूं को यह राय दी कि थके हुए अफगानों पर तुरंत आक्रमण कर दिया जाए। कहते हैं हुमायूं को पहले तो यह राय अच्छी लगी, किंतु जब अमीर मुईद बेग ने सलाह दी कि युद्ध प्रतीक्षा करके करना चाहिए तो हुमायूं ने मूर्खतापूर्वक पहले वाला प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इस प्रकार लगभग 3 महीने तक यानी कि अप्रैल से जून 1539 ईस्वी तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी रही। इससे शेर खां को अपने शिविर को सुदृढ़ करने और अपने सैनिकों को आराम देने का पर्याप्त समय मिल गया था। शेर खां कहते हैं वर्षा के इंतजार में था ताकि मुगल सेना वर्षा और तूफान में फंस जाए। हुमायूं के सैनिक शिविर की स्थिति रसद सामग्री के अभाव में दिन प्रतिदिन कहते हैं खराब होती जा रही थी। तब हुमायूं ने शेख खलील को शेर खां के पास संधि के लिए भेजा, जिसे शेर खां ने कहते हैं फिर बहुमूल्य उपहारें देकर अपने पक्ष में कर लिया। और उसने क्या कहा शेर शाह को कि बादशाह से लड़ाई करने से ही आपको लाभ होगा, न कि संधि करने में। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां ने अपनी सेना को मुगलों को भ्रमित करने के लिए चेरहू सरदार पर आक्रमण करने का दिखावा करने का आदेश दिया था। मुगलों ने तब भी असावधानी बरती, किंतु शेर खां ने आधी रात के बाद पुनः लौटकर सोती हुई मुगल सेना पर ही अचानक आक्रमण कर दिया। कहते मुगलों में भगदड़ मच गई थी। हुमायूं अपनी जान बचाकर घोड़े सहित नदी में कूद पड़ा। उसे निजाम भिश्ती ने बचाया, जिसके बदले में फिर हुमायूं ने उसे वचन दिया कि जब वह कुशलतापूर्वक राज सिंहासन पर आरूढ़ होगा तो उसे आधे दिन की बादशाही वह सौंपेगा। तो चौसा युद्ध के क्या परिणाम निकले, इसमें हम कह सकते हैं कि इस युद्ध की निर्णायक विजय ने शेर खां की शक्ति में 4 चांद लगा दिए। अफगान सैनिकों में यह उत्साह पैदा हो गया कि खुली लड़ाई में भी वे मुगलों को परास्त कर सकते हैं। इस युद्ध ने हुमायूं की कमर तोड़ दी। चौसा की हार ने कन्नौज की हार को भी निश्चित बना दिया, जिसके कारण हुमायूं को कहते हैं भारत छोड़कर भागना पड़ा था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी और हुमायूं का पलायन। हुमायूं जब अकस्मात यानी कि अचानक ही 1539 ईस्वी में आगरा पहुंचा तो शाही महल की महिलाओं ने रुंदन से यानी कि रोने से उसका स्वागत किया। कहते हैं हुमायूं 40 दिन तक बुखार में पीड़ित रहा
उसने अपने वचन के अनुसार निजाम बिश्ती को भी आधे दिन की बादशाही भी सौंपी और कुछ आदेश देने का अधिकार भी दिया, जबकि कामरान ये चाहता था कि बिश्ती को अधिक से अधिक इनाम देकर लौटा दिया जाए। अफगानों से पुनः जूझने के लिए हुमायूं ने लगभग 10 महीने का समय जो था वह बर्बाद कर दिया, जबकि इस समय शेर खान ने अपनी शक्ति बढ़ाकर विस्तृत भूभागों को अपने कब्जे में कर लिया था। शेर खान के लिए यह आवश्यक था कि पूरी तरह सुल्तान बनने के लिए वह दिल्ली और आगरा पर अधिकार करे। अतः उसने खिज्र खान, जो कि बंगाल से 1540 ईस्वी में हुमायूं के विरुद्ध निर्णायक युद्ध करने के लिए भेजा, उसने अपने पुत्र कुतुब खां को आदेश दिया कि वह मांडू जाकर मालवा के जागीरदारों को आगरा और दिल्ली के निकट अराजकता फैलाने के लिए भड़काए। शेरशाह स्वयं कन्नौज की तरफ बढ़ा। हुमायूं भी सचेत था। मालवा के सूबेदारों ने मुगलों के आगमन की सूचना पाकर कुतुब खां को सहायता नहीं दी और वह युद्ध में मारा गया। हुमायूं अप्रैल और मई 1540 ईस्वी में कहते हैं कन्नौज की तरफ बढ़ा। कहते हैं हुमायूं ने कन्नौज के निकट भोजपुर स्थान पर अपना पड़ाव डाला था। उधर गंगा की दूसरी ओर कन्नौज के सामने शेरशाह भी डटा रहा। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी। रणकुशल शेरशाह ने हुमायूं के पास संदेश भेजा कि दोनों नदी के एक तरफ हो जाए। यदि मुगल सम्राट इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो वह स्वयं तैयार है, बशर्ते कि शत्रु सेना कुछ मील पीछे हट जाए। हुमायूं ने इसे चुनौती समझा और नदी पार की, लेकिन उसकी ये गलती रही कि नदी पार करने पर जिस स्थान पर पड़ाव डाला गया वहाँ की भूमि नीचे थी। अफगान जो थे वो वर्षा की प्रतीक्षा में थे। 16 मई 1540 ईस्वी को अचानक ही कहते हैं भयंकर वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप मुगल शिविर में तो पानी भर गया। 17 मई को जब कहते हैं मुगल सैनिक अपने शिविरों से यह देखने के लिए बाहर निकले कि वह अपने शिविर को यहाँ से हटाकर ऊंचे स्थान पर किस तरह ले जाए, तभी शेरशाह ने अपने सैनिकों को मैदान में उतरने और शत्रु पक्ष पर टूट पड़ने का आदेश दिया था। इस अचानक आक्रमण के कारण कहते हैं हुमायूं को तोपों के प्रयोग का अवसर ही नहीं मिल पाया। सभी तरफ से इतने तेज आक्रमण हुए कि मुगलों में एक भीड़ सी बन गई थी और तोपखाना मुगलों का जो था वो बेकार हो गया था। अफगानों की निर्णायक विजय हुई। हुमायूं को रण क्षेत्र छोड़कर आगरा भागना पड़ा था। इस युद्ध के क्या परिणाम निकले कि कन्नौज युद्ध जो है भारत के मध्य युग का परावर्तन बिंदु है, जिसने मुगलों की सत्ता समाप्त कर अफगानों के सिर पर राजमुकुट रख दिया था। इस युद्ध में वह सब नष्ट हो गया जो बाबर ने अर्जित किया था। पानीपत के युद्ध में अफगानों ने जो यश खोया था वह कन्नौज के युद्ध में उन्हें पुनः मिल गया था। हुमायूं का पुनः सिंहासनारोहण कैसे हुआ? कहते हैं शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे वो उसके अयोग्य निकले। उसके पुत्र इस्लाम शाह ने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने की यथासंभव तो कोशिश की थी, किंतु 1553 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके 12 वर्षीय जो पुत्र था उसकी हत्या कर दी गई और उसके मामा मोहम्मद आदिल शाह शासक बना। विलासी प्रवृत्ति का होने के कारण उसका लाभ उठाते हुए हुमायूं ने 1554 ईस्वी में रोहतास और 24 फरवरी 1555 ईस्वी को लाहौर पर अधिकार किया। बैराम खां के नेतृत्व में उसकी सेना ने लुधियाना तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और मच्छीवाड़ा नामक स्थान तक वो पहुंच गई थी। अफगान सेना यहाँ मुगल सेना से परास्त हो गई थी और संपूर्ण पंजाब पर हुमायूं का अधिकार हो गया था। उसके बाद मुगल सेना सरहिंद की ओर भी अग्रसर हुई। सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच जो है 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध हुआ और कहते हैं इसमें सिकंदर शाह भागने पर विवश हुआ। इस प्रकार 15 वर्ष के पश्चात हुमायूं 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा और पुनः उसका राज सिंहासन पर वह आरूढ़ हुआ। यानी कि अब टोटल कुल मिला के हम बात करें कि हुमायूं की चौसा कन्नौज युद्ध में असफलता के क्या कारण रहे हैं या उसकी खुद की लाइफ में वह असफल क्यों रहा, तो हम कह सकते हैं साम्राज्य के बंटवारा करना उसकी एक गलती थी। चाहे उसके पिता बाबर ने कहा था, लेकिन साम्राज्य का बंटवारा उसे नहीं करना चाहिए था। जनता का हमेशा सही असहयोग रहा है। शेरशाह की शक्ति की उसने हमेशा उपेक्षा करी है। शेरशाह की योग्यता
भी हुमायूं की पराजय का एक कारण बन गई थी। अक्षम गुप्तचर व्यवस्था, कहते हैं शेर शाह और बहादुर शाह के मध्य हुए गठबंधन की जानकारी तो हुमायूं को मिल ही नहीं सकी। यानी कि जो हुमायूं की गुप्तचर व्यवस्था है वो लच्चर थी, वो शक्तिशाली नहीं थी। हुमायूं को अपने शत्रु पक्ष की किसी भी गतिविधि की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी। बहादुर शाह के प्रति भी उसकी नीति ने उसको कहते हैं असफल कर दिया। समय का दुरुपयोग किया, आमोद प्रमोद में वह व्यस्त रहा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि किस तरह से उसे आगे बढ़कर आक्रमण कर देना चाहिए था शेर खां पर, लेकिन उसने अपने आप को मस्त रखा। हुमायूं का कहते हैं दुर्भाग्य भी रहा। हुमायूं की असफलता के कारणों में हम इसको भी एक बिंदु मान सकते हैं, और अफगानों का जो तोपखाना था वो भी हुमायूं की असफलता का एक कारण रहा है। धन्यवाद।